हेलो मुंबई। एक बहुत ही बड़े से होटल सनशाइन क्लब काल्पनिक नाम, वो होटल दुल्हन की तरह सजाया गया था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी रईस खानदान के घर की शादी हो। और यह सच भी था, क्योंकि आज जाने माने बिजनेसमैन जो टॉप 10 में आते थे, आलोक कपूर की बेटी आन्या कपूर जो उनके घर की बड़ी बेटी हैं, उसकी आज शादी है। आलोक जी अपनी पत्नी सुधा कपूर को आवाज दे बोलते हैं, अरे सुधा जी, हमारी आन्या तैयार हुई कि नहीं? कुछ देर में बारात आती ही होगी। सुधा जी जो आलोक जी की दूसरी पत्नी है। जब आन्या 2 साल की थी तभी उसकी मां को एक कैंसर की वजह से उनकी समय से पहले मृत्यु हो गई थी। तब आलोक जी सभी के कहने पर आन्या की परवरिश और देखभाल के लिए उन्होंने पूजा आन्या की रियल मां की छोटी बहन सुधा से शादी की थी। ये रहा इन लोगों का इंट्रोडक्शन। बैक टू स्टोरी। सुधा जी आप क्यों परेशान होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट वाली गई है और वो सब कुछ देर में ही तैयार कर देगी। आलोक जी अच्छा ठीक है। तभी बाहर से आलोक जी के भाई प्रकाश जी की आवाज आती है, अरे भैया बारात आ गई। आलोक जी हड़बड़ा जाते हैं और वह बोलते हैं हाँ बस आया। ये कह वह सुधा जी को बोल कि आप अंदर का सब देख लीजिए, हम बाहर मेहमान को देख आते हैं। सुधा जी हाँ में सिर हिलाती हैं और पंडित जी को कुछ निर्देश देने लगी। तो आइए हम आपको बता देते हैं, आन्या कपूर की शादी पूरब मल्होत्रा जो मल्होत्रा खानदान का वारिस और मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन का सीईओ, और आन्या का बचपन का दोस्त, उम्र यही 25 साल, 5 फीट 10 इंच हाइट, गोरा रंग, देखने में काफी गुड लुकिंग, दोनों परिवार की आपसी सहमति से इनका रिश्ता तय किया गया और इन दोनों को ही इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारात द्वार पर रुकती है। आलोक जी माला लिए खड़े रहते हैं। पूरब अपने घोड़ा से नीचे उतरता है तो आलोक जी उसे माला पहना देते हैं और तिलक लगा अंदर आने का इशारा करते हैं। फिर आलोक जी पूरब के पिता रमेश, जो वह और आलोक जी दोनों ही दोस्त थे, आपस में गले मिलते हैं और फिर आलोक जी उन्हें भी माला पहनाते हैं और कुछ रस्में कर उन लोगों को अंदर बुलाते हैं। फिर पूरब मंडप में बैठ जाता है और मंत्र उच्चारण पंडित जी करने लगते हैं। वहीं ऊपर एक कमरे में एक लड़की को ब्यूटिशियन वाली तैयार करके चली जाती है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है तभी वह लड़की पीछे मुड़कर देखती है। तभी दरवाजे पर खड़ी वह लड़की अपने मुंह पर हाथ रखकर, दी आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो ये है जो दुल्हन के गेटअप पहने बैठी है, वह आन्या कपूर जिनकी की आज शादी है। हमारी मैं फीमेल लीड आन्या कपूर, जिनकी हाइट यही कोई 5 फीट 3 इंच, कमर से थोड़ा ऊपर, काली घनी जुल्फे जिसे आज बहुत ही सुंदर जुड़ा बनाया गया था। हेजल सी बड़ी बड़ी आंखें, पंखुड़ी जैसे मुलायम गुलाबी होठ, सुराहीदार गर्दन, एकदम दूध से भी दूधिया रंग, अगर कोई हाथ भी पकड़ ले तो निशान रह जाए। वो मुस्कुराकर सामने वाली लड़की को देखती है। सामने वाली लड़की कोई और नहीं, हमारी आन्या की छोटी बहन कीर्ति। तो आइए हम बताते हैं आन्या जिसकी उम्र 23 साल और कीर्ति की उम्र 20 साल। कीर्ति आलोक और सुधा जी की बेटी और आन्या की सौतेली बहन है, पर इन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार है। कीर्ति अंदर आती है और आन्या को कुर्सी पर बैठा उसके चारों तरफ घूमते हुए उसकी बलैया लेते हुए बोलती है, आपको कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। ये कह वह खुद की ही बातों पर थू 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 करने लगती हैं। तभी आन्या हट पागल। तभी कृति उसके पास बैठ बोलती हैं, आप खुश तो हो ना? आन्या उसके तरफ अचंभित हो देखती है और उससे सवाल पूछती है, क्यों? शादी के दिन ऐसा सवाल क्यों? कीर्ति, क्योंकि डी आप हमेशा से ऐसा चाहती थी कि आपकी शादी ऐसे इंसान से हो जिसे देख आपके दिल में कुछ कुछ होने वाले सीन हो जाए। और यह कह वह शाहरुख खान के एक्टिंग करने लगी और आप दोनों में कुछ ना होकर भी कुछ डोर बंद ही हो। फिर आप शादी के लिए कैसे तैयार हो गई? तभी आन्या उठती है और खिड़की के पास बाहर का नज़ारा देखते हुए बोलती है, कीर्ति जरूरी तो नहीं ना कि शादी से पहले प्यार हो। प्यार तो शादी के बाद भी हो सकता है। वैसे भी यह कितनी अच्छी बात है कि मेरी शादी जिससे हो रही है उसे मैं जानती हूँ। पूरब एक अच्छा लड़का है, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। वह हमेशा हमारे लिए एक गार्जियन की तरह बाहर हम लोग की देखरेख करते थे और हमें ऐसा जीवन साथी कहाँ मिलेगा। वैसे भी अनजान शख्स से तो अच्छा है कि जानने वाले से शादी हो।
और वैसे भी मेरी छोड़ो, तू अपनी शादी अपने प्यार से करना। ओके कह वह मुस्कुरा देती है। आन्या की बात पर कीर्ति एकदम से चुप हो जाती है और मन में बोलती है, मेरी लाइफ इस मामले में आपसे खराब है दीदी। मैंने जिसे प्यार किया उसकी तो आज शादी होने जा रही है। तो आन्या कहती है, कहाँ खो गई? कीर्ति, नहीं कुछ नहीं दीदी, यह कह अपने भरे हुए आंखों से छुपकर आंसू पोंछ लेती है और मुस्कुरा देती है। मेरी छोड़िए, आप यहाँ बैठे। तभी दूर डॉ पर सुधा जी आती हैं और कहती हैं, कीर्ति आन्या तैयार हो गई। ये कह वह सामने 16 सिंगार से सजी आन्या को देखती हैं तो उनके आंखों में भी पानी आ जाता है और वह आन्या के पास जा बोलती हैं, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। ये कह उसे गले लगा लो रोने लगते हैं। आन्या के आंखों में भी पानी आ जाता है। तभी कीर्ति नौटंकी करते हुए बोलती हैं, मैं तो किसी को दिख ही नहीं रही हूँ, सिर्फ डी दिख रही है। ये कह झूठ मूठ का मुंह फुला देती है। तभी सुधा, अच्छा मेरी माँ तू भी बहुत प्यारी लग रही है। आप ये कह तीनों एक ग्रुप हग कर लेते हैं। तभी बुआ जी दरवाजे पर टपक पड़ती है और बोलती हैं, भाभी आप ये दोनों बेटियों से गप्पे लड़ा रही हैं, वहाँ भैया हमको परेशान कर दिए हैं, पंडित जी बुला रहे हैं। ये है हमारी बुआ जी आलोक जी की छोटी बहन रूपा, एक नंबर की चालाक औरत। ये कह अपना मुंह बिचक लेती है। तभी कीर्ति कहती है, तो बुआ जी यही बात आप अच्छे से भी बोल सकती थी, इतना सड़ा मुंह बनाने की जरूरत नहीं थी। बुआ जी उसे अपनी जलती निगाहों से देखती हैं तो सुधा जी कीर्ति को घूर कर देखती हैं और चुप रहने का इशारा करती हैं और बोलती है, जी हम बस आन्या को लेकर आ ही रहे हैं। बुआ जी हाँ कहकर नीचे चली जाती हैं। सुधा जी आन्या की तरफ मुड़ती हैं और बेड पर रखी चुन्नी को ले उसके सर पर अच्छे से रख माथे को चूमते हुए बोलती हैं, आप हमेशा खुश रहें। ये कह चलने को बोलती हैं। उधर पंडित जी आलोक जी से बोलते हैं, बेटा कन्या को बुलाए, मुहूर्त का समय हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसी जंगल के बेसमेंट में बने अंधेरे कमरे में एक कुर्सी पर एक राजा की तरह अपने मुंह में शिकार जलाएं, आंखें बंद किए रिवॉल्विंग चेयर पर पीछे सिर टिका के लेटा हुआ था और अपने बाएं हाथ में सिंगार लिए दाएं हाथ की उंगली को चेयर सीट के हैंडल पर टिक टिक की आवाज कर रहा था और सामने खून से लथपथ एक आदमी बैठा डर से थरथर कांप रहा था। उस आदमी के अगल बगल 2 लड़के खड़े थे, जिसमें से एक उसका असिस्टेंट रोहन तो वही दूसरा उसका पार्टनर के साथ साथ उसका राइट हैंड दोस्त वीर था। तभी वह आदमी अपनी चेयर पर रखे हाथ से टकटक करके इशारा करता है तो उसका दोस्त जो बगल में था वह इसका इशारा समझ गया कि उसका बॉस क्या करना चाहता है। वह सामने खड़े बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। तभी वह बॉडीगार्ड उधर से बाहर जा एक गर्म पानी वाला पाइप ला उसके छिले हुए शरीर पर डालने लगता है, जिससे उस आदमी की चीखें पूरे बेसमेंट में गुजर जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को काफी देर से टॉर्चर किया गया हो। एक पल के लिए वह दोनों आदमी भी अपनी नजरें हटा लेते हैं, लेकिन जो राजा की तरह कुर्सी पर बैठा था उसके चेहरे पर आंखें बंद किए हुए ही एक सुकून सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे बेसमेंट में किसी रावण की तरह लग रही थी कि कोई भी सुन ले तो उसकी रूह कांप जाए। एक पल के लिए वहां पर सब लोग कांप गए हैं। तभी वह आदमी अपनी आंखें खोलता है और अपनी लाल हुई आंखों से उसको घूर कर देख बोलता है, मेरे पीठ पीछे धोखा देने वाले का अंजाम यही होता है। तूने क्या सोचा था? तो सारे डिटेल राइवल्स को दे, मुझे बर्बाद कर देगा। पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि आदित्य सिंह राजवंश से कुछ नहीं छुप सकता। ये कह वह एक साइको की तरह हंसने लगा। तभी सामने वाला लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। तभी सामने बैठा शख्स आदित्य सिंह राजवंश बोलता है, माफी वह तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, ना मैंने कभी माफी मांगा और ना ही मैंने कभी माफी मांगने का मौका दिया। तुम इस समय जिंदा हो क्योंकि तुम्हें अपने सामने तड़प तड़प कर मरते देख एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वह मैं मिस नहीं कर सकता। ये बोल वह एविल स्माइल करने लगा। तभी सामने वाला आदमी उसके पैरों में पड़ते हुए बोला, हमें एक बार मिस्टर राजवंश, सिर्फ एक बार माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। तभी आदित्य राजवंश बोला,
दुश्मनों में और अपनों में एक ही फर्क होता है। दुश्मन सामने से वार करता है और अपने पीठ पीछे। तू तो अपना था ना मेरी फैमिली का, तुझे कैसे माफ कर दूं? ये कह वह अपने पैरों से उसे दूर कर देता है और अपनी कुर्सी पर टेक लगा बैठ जाता है और बोलता है तू तो सिर्फ धोखा ही नहीं गुनाह किया है, वो भी मेरी किसी अजीज के साथ, तो तुझे कैसे माफी दे दूं? सामने वाला आदमी कैसा गुनाह, मुझे सिर्फ एक मौका। तभी सामने बैठा आदित्य घूर कर बोलता है, जिनको हम मौका देते हैं वही हमें पीठ पीछे धोखा देते हैं, और मैं तुझे एक और धोखा देने के लिए कोई मौका नहीं दे सकता। ये कह वह अपने हाथ आगे करता है तो बगल में खड़ा बॉडीगार्ड उसके हाथ में AKS-50 राइफल दे देता है। तभी सामने वाला आदमी बैठा गिड़गिड़ाता और बोलता है, मेरा गुनाह क्या है, वह तो बता दो। तभी सामने बैठा शख्स के ऊपर राइफल तानते हुए बोलता है, तेरी यही सजा है कि बिना बिना जाने मर। ये कह वह धड़ाधड़ गोलियां दाग देता है और एक जोर की चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है और उसकी खून के छींटे आदित्य के भी चेहरे पर और कपड़े पर आ जाती हैं। उसे देख वो स्माइल करने लगता है। तभी असिस्टेंट का फोन बजत है और वो हेलो बोल सामने वाले शख्स की बात सुनता है और उसको हाँ बोल कॉल कट कर देता है। फिर वो उस इंसान आदित्य सिंह राजवंश के पास आ बोलता है, बॉस। आदित्य अपनी लाल हुई आंखों से उसे देखता है तो उसकी आंखें देख एक पल के लिए असिस्टेंट रोहन भी डर जाता है। तो वह हकलाते हुए बोलता है, सर वह कुछ जरूरी बात है। उसको ऐसे डरते देख बगल में खड़ा वीर आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, आदि। तभी आदित्य शांत हो जाता है और फिर वीर रोहन को बोलने का इशारा करता है। रोहन आदित्य के पास जा बोलता है, सर उस लड़की का पता चल गया। आदित्य जो अपने पैरों को हिला रहा था, अचानक उसके पैर रुक जाते हैं और वो उसे देखने लगता है। आदित्य उसके तरफ देख बोलता है, आर यू श्योर? रोहन हाँ में सिर हिलाता है तो आदित्य बोलता है, ऑल इन्फॉर्मेशन। सर आज उनकी शादी है, पूरब मल्होत्रा सन ऑफ रमेश मल्होत्रा का बेटा है। ये सुन आदित्य के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है और कुर्सी से उठ खड़ा हो जाता है और बोलता है, वीर तुम्हें मेरी शादी की जल्दी पड़ी थी ना, तो तैयार हो जाओ अपनी यारी की शादी में। ये कह वह बाहर निकल जाता है। वीर को कुछ समझ नहीं आता तो वह रोहन से पूछता है, क्या हुआ, वह ऐसा क्यों कह रहा है और क्या बताया तूने उसे? तो रोहन बोलता है, वीर जिस लड़की को सर खोज रहे थे वह मिल गई। वीर शॉक्ड फ्लश्ड हो गया। वह बोला, ओ माय गॉड। और रोहन बोला, उस लड़की की आज शादी है। वीर भी अपने मन में बोला, यदि आदि उस लड़की से शादी कर रहा है तो मतलब उस लड़की की जिंदगी बर्बाद। वह भागता हुआ आदित्य के पीछे जाता है और आदित्य से बोलता है, आदि सुनिए, तू क्या करने जा रहा है, एक बार सोच समझकर फैसला तो ले। आदि उसके तरफ अपनी लालखूनी आंखों से घूरता है तो वीर एक पल के लिए वही जम जाता है। तो आदित्य कहता है, आज इस वक्त के लिए मैंने कितने साल इंतजार किए हैं, ऐसे कैसे जाने दूं? तुझे मेरे साथ चलना है तो चल, नहीं तो यहीं रहो। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, और इस दिन के लिए तू भी बहुत तड़पा है। ये कह उसे एक नज़र देख अपने गाड़ी में चला जाता है। वीर उसकी बात सुन अपने हाथों की मुट्ठी बांध देता है और उसके पीछे चला जाता है और जाकर कार में बैठ जाता है। इस समय कार का माहौल एकदम शांत था। ड्राइविंग सीट पर बैठा रोहन ऑर्डर का इंतजार कर रहा था और ईगो तभी वो ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ी चल देता है और उसी के पीछे 3-4 गाड़ी और चल देती हैं। उधर होटल सनशाइन में पंडित जी बोलते हैं, मुहूर्त का समय हो चुका है, कन्या को बुलाए। तभी सीढ़ियां से उतरती हुई सुधा जी बोलती हैं, हम लेके आ रहे हैं पंडित जी। ये कह वह नीचे उतरती हैं। तभी सभी की नज़र उनके तरफ चली जाती है तो ऊपर से आन्यालाल दुल्हन के जोड़े में, गले में कुंदन का हार, मांग में बड़ा सा मैंगटिका, नथ में बड़ा सा लटकता नथिया, होठों पर रेड लिपस्टिक, हाथों में भरी भरी चूड़ियां पहने अपने दोनों हाथों से लहंगा पकड़े नजरें नीचे झुकाए चली आ रही थी। वहां सब लोग उसे देख मंत्रमुग्ध हो गए। पूरब भी उसकी सुंदरता देखता ही रह गया और वो मन में बोलता है, ब्यूटीफुल। जैसे ही आन्या अपनी नजरें ऊपर करती है तो पूरब से नजर टकरा जाती हैं
और वह शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेती है, क्योंकि पूरब उसे एकटक ही देख रहा था। ये देख पूरब मुस्कुरा सामने अग्नि की तरफ देखने लगता है। तभी सुधा जी उसे पूरब के बगल में बैठा देती हैं और पंडित जी से बोलती हैं, पंडित जी शुरू करिए। पंडित जी अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर पंडित जी कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं और बोलते हैं, वर वधू खड़े हो जाए। तो पूरब और आन्या दोनों ही खड़े हो जाते हैं। तो पंडित जी माला देने का इशारा करते हैं, तो कीर्ति थाल में माला उठा लाती है और उनमें से एक एक माला पूरब और आन्या उठा लेती हैं। पूरब एक बार कीर्ति की तरफ देखता है तो वह देखता है कि उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी, जिसे जानकर भी अनजान बन आन्या को माला पहनाने लगा। उसके बाद पंडित जी दोनों को बैठने के लिए बोलते हैं। फिर मंत्रों का उच्चारण होने लगता है। फिर कुछ विधि होने के बाद पंडित जी उन्हें फेरों के लिए बोलते हैं। इधर विवाह संपन्न करने की तैयारी चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कई गाड़ियां सड़क पर तेजी से चली आ रही थी। आदित्य, हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक, और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? रोहन सर, बस कुछ ही मिनट में। उधर 3 फेरे हो चुके थे। पंडित जी हर फेरे के साथ कुछ न कुछ वचन बोलने को कह रहे थे। चौथा फेरा शुरू हुआ ही था कि तभी बाहर बहुत तेज आवाज के साथ गाड़ियां रुकने की आवाज आती है। एक बार के लिए तो सब चौंक जाते हैं। शादी होटल के फर्स्ट हॉल में ही हो रहा था, जिसकी आवाज इतनी थी कि पंडित जी भी रुक गए। तभी कुछ ही देर में उस हाल की सन्नाटे को चीरती हुई कई जूतों की आवाज टक टक करके आती हुई सुनाई दे रही थी। तभी सभी लोग ने सामने देखा, कई सारे बॉडीगार्ड अपने हाथ में बंदूक लिए अंदर आ रहे थे। तभी वह सारे बॉडीगार्ड एक साइड हट गए। उनके बीच से आदित्य अपने जेब में हाथ डाले अपने एक हाथ में कोट टांगे चलते हुए आ रहा था और उसी के पीछे रोहन और वीर भी थे। इस समय आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। तभी कुछ लोगों के बीच में फुसफुसाहट होने लगी, अरे ये तो वही है जो मैंने कल की न्यूज़ में पढ़ी थी। अरे ये तो आदित्य सिंह राजावत है, जिसको कल ही न्यूज़ पर देखा गया था और इन्हीं पर इल्जाम लगाया गया है कि यह असर माफिया किंग है। अरे ये तो आदित्य सिंह राजवंश है, जिस पर असर माफिया होने का शक जाहिर हुआ है। इसके साथ इतने आदमी, इतने बंदूक, जरूर यह बात सच होगा। तभी कोई लड़की बोलती है, यार कुछ भी कहो लेकिन है बड़ा हॉट। तो दूसरी लड़की बोलती है, लेकिन ये आया क्यों होगा? यहाँ पर लग रहा है इसको बुलाया गया है। आदित्य जो अंदर आ चुका था, उसे सब देख आश्चर्यचकित हो गए। 6 फीट 2 इंच हाइट, गोरा रंग, आईब्रो पर एक कट, बाल बिखरे हुए, व्हाइट शर्ट विथ ब्लैक पेंट, शर्ट के ऊपर के 3-4 बटन खुले हुए, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी और उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह अपने बॉडी पर कितना मेहनत करता है। उसके साथ ही खड़े रोहन और वीर भी कुछ कम नहीं था। वीर की उम्र 30 साल और रोहन की उम्र 27 साल। वीर हल्का गेहुआ रंग, ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट पर काफी स्मार्ट लग रहा था। तो साथ ही रोहन एक असिस्टेंट का कपड़ा पहना हुआ था, जो ब्लैक कोट, ब्लैक पेंट और व्हाइट शर्ट, वह भी काफी स्मार्ट लग रहा था। तो यह है हमारी तीनों मेहमान का थोड़ा सा बायोडाटा, जो बिना किसी के बुलाए आन्या की शादी में टपक पड़े हैं। तभी आलोक जी के भाई प्रकाश जी बोलते हैं, कौन है आप लोग और किसने आपको बुलाया? इस तरह से शादी के बीच में आकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? तभी आदित्य कहता है, ओह जेंटलमैन, बिना दूल्हे की शादी कैसी है? तभी आलोक जी वहां आकर बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी आदित्य बोलता है, आप तो नाराज हो गए ससुर जी। तो अब आप लोग पूछेंगे आदित्य को कैसे पता कि यह उसके ससुर जी हैं? तो मैं आपको बता दूं, गाड़ी में ही उसने सबकी इन्फॉर्मेशन ले चुका था। आलोक, दिमाग खराब है तुम्हारा? ये कह उसे थप्पड़ मारने वाले ही होते हैं कि कुछ बॉडीगार्ड आकर उन्हें दूर धकेल देते हैं। तभी आन्या मंडप से जोर से चिल्लाते हुए, पापा, ये कह वह भागकर आलोक जी के पास भागती हैं। पूरब की उसे गांठ खुल जाती है। पूरब उसे देखता ही रह जाता है, फिर वह ज्यादा सोचे बिना उसके पीछे चला जाता है। तभी आना उसके पास चली जाती है और उन्हें उठाते हुए बोलती है, पापा आप ठीक तो है न? और आदित्य की तरफ मुड़ते हुए बोलती है, हु आर यू, व्हाट आर यू मैड?
आदित्य जब आना का चेहरा दिखता है तो देखता ही रह जाता है। तभी वह अपने होश में आता है और बोलता है, चचा क्या बात है, कोई अपने पति से ऐसे बात करता है? आन्या, ये क्या बदतमीजी है? कौन पति? कौन सा पति? मेरी शादी पूरब से हो रही है। तभी आदित्य, हो रही है ना? मिस आन्या कपूर हुई तो नहीं ना? अब तुम आन्या कपूर से मिस आन्या सिंह राजवंश बनोगी। तभी पूरब, ये क्या बकवास कर रहे हो? यह मेरी शादी है ना कि तुम्हारी। यह क्या? पूरब आगे आने वाला था कि कई बॉडीगार्ड्स आकर उस पर बंदूक तान खड़े हो जाते हैं। ऐसा दृश्य देख सब सहम जाते हैं। कीर्ति तो दौड़कर पूरब के पास जाती है तो उसे भी 2 बॉडीगार्ड उस पर बंदूक तान खड़े हो जाते हैं। आलोक जी चिल्लाते हुए बोले, छोड़ो उसे, मेरी बच्ची को एक खरोच भी आए ना राजवंश तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। आदित्य, तुम बस शांति से वो करते जाओ जो मैं चाहता हूँ, उसके बाद मैं सबको मेरा टाटा, अलविदा और बाय बाय ये कहो। स्माइल करने लगा। तभी सुधा जी, जो ऊपर पंडित जी के कहने पर सिंदूर लेने मंदिर गई थी, वह लेकर आती हैं तो शॉक्ड हो जाती हैं। वह देखती हैं आलोक जी नीचे, उनके साथ ही आन्या, पूरब और कीर्ति पर कुछ लोग बंदूक तान खड़े थे। पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही उनकी नज़र सामने आदित्य पर गई वह शॉक्ड हो गई और मन में बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने इतना साल लगा दिया सब कुछ छुपाने में, अब कैसे पता लग गया? तभी आदित्य की नज़र सुधा पर जाती है। एक पल के लिए आदित्य की नज़रें गहरी और शांत हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो उन्हें देखे विल स्माइल पास करने लगा। सुधा जी नामे सिर हिलाती हैं। तभी आदित्य जोर से चिल्लाता है, वीर वीर! इतनी तेज आवाज सुन अपने जगह पर हड़बड़ा कर हा आदि। आदित्य, मेरी शादी में कुछ अधूरा नहीं लग रहा है, ना ही शेरवानी नहीं सेहरा। अरे इसके बिना भी कोई शादी होती है? तो वीर बोलता है, इतनी आजंट में आए हैं, तुझे शेरवानी की पड़ी है, कहाँ से लाऊं? अरे जब दुल्हन किसी से छीन रहे हैं तो कपड़ा कौन सी चीज है? ये क्यों? वह हंसने लगा। फिर क्या मिल गया पूरब के पास? उसके सिर से उसका सेहरा उतार लिया और आदित्य के सिर पर पहना देता है। आदित्य बोलता है, पूरब तो खुशनसीब है जो तेरा पहना हुआ चीज आदित्य सिंह राजवंश ने पहना। पूरब बस गुस्से में उसे देखता ही रह जाता है। तभी पीछे से सुधा जी, आदित्य राजवंश तुम ठीक नहीं कर रहे हो। आदित्य एक पल के लिए रुका, फिर उसने बिना मुड़े कहा, ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था मिसेज कपूर। वो फिर कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी ही थी, तभी कुछ बॉडीगार्ड सुधा जी को पकड़ने आए कि आदित्य उन सबको अपनी लाल आंखों से घूर कर देखता है। वो सब डरकर वहीं खड़े रह जाते हैं। तभी आदित्य, अगर अपनी बेटी को सही सलामत चाहती हैं तो वहीं पर खड़ी रहिए, नहीं तो आप मेरे बारे में जानती होगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वह आन्या के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ खींचते हुए अग्नि के पास ले जाता है। आन्या अपना हाथ छुड़ाती रह जाती है। आदित्य ने उसका हाथ इतनी तेजी से पकड़ रखी थी कि आए हाथ में उसके उंगलियों के निशान पड़ गए थे। तभी आलोक जी ने चिल्लाकर कहा, आदित्य राजवंश, मैं अपनी बेटी की शादी तुझ जैसी लड़कीबाज इंसान से कभी नहीं करूंगा। आदित्य उनकी बात सुन अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। आदित्य आन्या से बोलता है, चुपचाप शादी करोगी या कुछ बड़ा धमाका करना होगा? मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, यदि मेरे पापा कह रहे हैं कि तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो तो तुम हो, और मैं तुम जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं करूंगी। तभी आदित्य बेशर्मी से कहता है, अब मैं कितना घटिया इंसान हूँ ये तो तुम्हें शादी के बाद ही पता चलेगा। तभी आन्या अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए भागने लगती है कि आदित्य फिर उसे कमर से पकड़ लेता है। आन्या गुस्से से लाल हो जाती है और वह घूमकर खींचकर आदित्य को एक जोर का चाटा मारती हैं। आदित्य वैसे का वैसा ही खड़ा रुक जाता है, टस से मज नहीं होता। अगर कोई दूसरा इंसान होता तो अब तक इस जन्नत से गिर गया होता या झुक गया होता। रोहन और वीर भी अपने गालों पर हाथ रख लेते हैं जैसे कोई उन्हें मार रहा हो, लेकिन आदित्य जैसे इंसान जो कितनों का खून किया हो, लोगों को मारा है, उसे क्या ही फर्क पड़ता हूँ। वीर और रोहन शॉक्ड हो कभी आदित्य को तो कभी आन्या को देखते हैं। वीर और रोहन के मन में एक ही बात चल रही थी, हे भगवान, इस लड़की को आदित्य सर से बचा लेना। थप्पड़ की गूंज से सुधा जी अपने मुंह पर हाथ रख मन में बोलती हैं,
यह क्या कर दिया तूने आन्या, तूने सोए हुए शेर को जगा दिया, अब जो भूचाल आएगा उसे कौन रुकेगा। वो ये सब सोच रही थी कि तभी सभी को एक गन शूट की आवाज आई। गन शूट की आवाज सुन आन्या, सुधा जी जोर से चिल्लाई। हमने अब तक पढ़ा कि आन्या के थप्पड़ मारने से आदित्य की गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। तभी गोली चलने की आवाज आई। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक पल के लिए तो आन्या को भी समझ में नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। तभी किसी के चीखने की आवाज आती है। भैया सभी उस तरफ देखते हैं तो प्रकाश आलोक जी को जमीन पर जो गिर गए थे उन्हें उठा रहा था। तभी सुधा जी भागकर आलोक जी के पास जाती हैं और पूरब खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छुड़ा नहीं पाता। तभी आन्या जोर से चिल्लाती है पापा, और जा पाती कि आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सभी को वहां एक तेज आवाज जो गुस्से से भरी थी सुनाई देती है। सब उसी की तरफ देखने लगते हैं। तभी आदित्य आन्या की तरफ देखकर बोलता है, मेरा निशाना चूका नहीं है, ज्यादा छू चपड़ की तो देखना क्या हाल करता हूँ। एक एक इंसान की लाश बिछेगी। आन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कभी आदित्य को देखती तो कभी अपने पापा को। आलोक जी करहाते हुए बोलते हैं, मैं तुम जैसे घटिया इंसान माफिया मवाली से अपनी बेटी की शादी नहीं करने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। आपको भले ही अपनी जान दे देनी पड़े ससुर जी, लेकिन शादी तो मैं फिर भी करूंगा, आपके मरने के बाद भी। तभी सुधा जी आती हैं, अपने हाथ में कॉटन और कुछ मेडिसिन ले वह तुरंत आलोक जी के हाथ पर रखती हैं। इस समय उनके आंखों में आंसू था। वह ब्लड को रोक रही थी और घाव को देखते हुए मन ही मन में बोली, आदित्य ने जानबूझकर गोली हाथ के थोड़े हिस्से पर चलाई है जिससे सिर्फ खून बह सके। तभी आलोक जी, आन्या तू बेटा चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। आन्या उन्हें आंसू भरी आंखों से बेबसी में देख रही थी। आदित्य आलोक जी पर बंदूक तानते हुए बोला, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आलोक जी नामे सिर हिला बोलते हैं। आन्या उनकी तरफ देख रही होती है। तभी फिर से गोली चलने की आवाज आती है। आन्या डरकर आदित्य के ही गले लग जाती है। सब उसे देख रहे थे। तभी आन्या को एहसास होता है तो वह एक झटके से दूर हो जाती है। आदित्य के चेहरे पर कुछ भाव आकर गुजर कर चले गए। तभी आन्या देखती है एक साइड के लैंप पर गोली चली है। आदित्य बोलता है, मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ। तभी आन्या बिना कुछ बोले मंडप में बैठ जाती है। आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आदित्य जाकर हवन कुंड के सामने बैठ जाता है और वह एक नजर आन्या को देखता है जो एकटक अग्नि को देख रही थी। आदित्य मन में, कौन कह सकता है कि इस चेहरे के पीछे एक घिनौना चेहरा भी छुपा है। मैं तुम्हारे इस दोहरे चेहरे का मुखौटा बहुत जल्द उतार कर फेंक दूंगा, मिस आन्या कपूर। फिर वह पंडित जी की तरह देखता है जो सामान इधर उधर कर रख रहे थे। तभी वह पंडित के कनपटी पर बंदूक तानते हुए बोला, अरे ओ पंडित, तुझे भी दूं क्या एक चखने के लिए। जितनी जल्दी और अच्छी वाली मंत्र पढ़ सको पढ़ो और हमारी शादी करवाओ, तुम्हारा नेक बहुत बढ़ा देंगे हम। पंडित जी बंदूक को देख जल्दी से मंत्र पढ़ने लगते हैं। अब आप दोनों वरमाला पहनाएं। आदित्य आयु के गले में वरमाला डालता है और आयु के डालने का इंतजार करता है। जब वह देखता है कि आयु उसकी तरफ देख भी नहीं रही है तो वह उसके हाथ से पकड़ वह अपने गले में डलवा देता है। पंडित जी कहते हैं, अब आप लोग फेरे के लिए खड़े हो जाए। तभी आदित्य खड़ा हो जाता है। आन्या खड़ी नहीं होती तो आदित्य उसे अपनी गोद में उठा लेता है। आन्या चुपचाप एक लाश की तरह बस सब कुछ देख रही थी। आदित्य उसे गोदी 7 फेरे लेता है, फिर पंडित जी के कहे अनुसार बैठ मंगलसूत्र पहना देता है जो वह आते वक्त मार्केट से मंगवाया था। फिर वह सिंदूर दान करता है। सिंदूर लगाते समय उसके नाक पर भी काफी सुंदर गिर गया, जिसे देख पंडित जी कहते हैं, अब दोनों में काफी प्रेम रहेगा। तभी आदित्य, अपनी भाषण बंद करो प्यार, वह भी इस जन्म में कभी नहीं। उधर आन्या एक बूट बनी सब कुछ देख और सुन रही थी पर कुछ कह नहीं रही थी। शादी हो जाने के बाद आदित्य एक बार आन्या को देखता है जो सिंदूर से सनी हुई काफी खूबसूरत लग रही थी। आदित्य अपनी नजरें फेर खड़ा हो जाता है और आन्या को जबरदस्ती उठा ले जाने लगता है।
तुमको बर्बादी की हेल मुबारक हो मिसेज अन्या राजवंश। तभी साक्षी जी कहती है मिस्टर राजवंश कुछ वक्त के लिए तो रुक जाए। आदित्य सॉरी मैसेज कपूर पर मैं नहीं रुक सकता, आप जाकर अपने पति को संभालिए और मैं अपनी पत्नी को ले जा रहा हूँ। ये कहानियाँ को लिए बाहर ले जाने लगा। आन्या यूं एकटक अपने पापा और अपने परिवार को पीछे छोड़ते हुए देखते रही थी और मन में सोचती है, पास्ट में मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है। उसके बाद चले जाने पर सुधा जी आलोक जी को रूम में ले जाने के लिए बोलती है, जो बेहोश हो चुके थे, और सभी के सामने हाथ जोड़ बोलती हैं, हम क्षमा चाहते हैं, अब आप सब जा सकते हैं। सभी लोग बातें बनाने लगते हैं और धीरे धीरे सब लोग चले जाते हैं। पूरब का पूरा परिवार अंदर हाल में बैठा था, कीर्ति का तो रो रो कर बुरा हाल था। तभी पूरब की माँ बोलते हैं, जब उसका चक्कर किसी और से ही था तो क्यों हमारे घर शादी के लिए हाँ कहीं। पूरब बोलता है माँ आप चुप करिए। पहले पूरब की माँ नीताजी, अरे क्या चुप रहूं, समाज में थू थू हो गया, हम लोग का मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। तभी रमेश जी नीताजी आप शांत रहिए, इस समय दुख की घड़ी में हम सबको एक साथ रहना है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहना है। वो आदमी जबरदस्ती हमारी अपनी बेटी को लेकर गया है। नीता जी कुछ नहीं बोलती, साक्षी जी अपने कमरे में चली जाती हैं। कमरे में वह आलोक जी को ट्रीटमेंट करने लगती हैं। दरअसल साक्षी जी एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। साक्षी जी के बारे में आगे और बहुत कुछ पता चलेगा। आदित्य आयु को गाड़ी में बैठा चला जाता है। आन्या मन में सोचती है, ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये कौन है, क्यों मुझसे इस तरीके से शादी की। शादी कोई मजाक नहीं होता है, लेकिन इस आदमी ने शादी को मजाक बनाकर रख दिया। ये सोच वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े घर के सामने रुकती है। देखने से ही काफी भव्य और सुंदर लग रही थी। वाइट और ब्लैक कलर में वह घर बना बहुत खूबसूरत लग रहा था। गाड़ी अंदर पाकर आदित्य उसे खींचते हुए बाहर निकलता है। ये महल आदित्य का था जहां वह रहता था। डोर पर जा वह अपनी आंखों को स्कैन करता है तो गेट खुल जाता है और वह अंदर चला जाता है। आदित्य अनन्या को जबरदस्ती कार से उतार खींच कर ले जाता है और दूर पर पहुंच उसके धक्का देकर छोड़ देता है। आन्या उसके धक्का देने से मुंह के बल गिर जाती है, जिससे वहीं पास में रखे टेबल से उसके सिर पर चोट लग जाती है और हल्का हल्का ब्लड आने लगता है। वह दर्द से कराह देती है, पर इससे आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। आदित्य डोर पर अपने आई को स्कैन करता है, दूर खुल जाती है और वह बिना आन्या को देखे अंदर चला जाता है। फिर दूर बंद हो जाती है। आन्या उसे देखती ही रह जाती हैं और बैठकर सिस्क सिस्क रोने लगती हैं। आदित्य अपने काउंटर रूम में सीढ़ियां चढ़ते हुए चला जाता है। वहां जा बैठ एक बोतल रेड वाइन खोल उसे डायरेक्ट मुंह में लगा पीने लगता है। पीने के बाद गहरी सांस लेने के बाद बोलता है, मिस आन्या ना मिसेज आन्या राजवंश, अब आपको आने वाले समय में बहुत तकलीफ होने वाली है। इस छोटी सी तकलीफ में ही इतना रोने लगी तो आगे क्या हाल होगा आपका। दरअसल वह आन्या को चोट लगते समय देख लिया था। बहुत भाग लिया आपने, अब तो जाकर तुम मेरे हाथ आई हो, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। ये कह वह बोतल मुंह पर लगा लेता है और किसी को मैसेज करता है। उधर आन्या का रो रो कर बुरा हाल था, उसे प्यास लगी थी और वह ऐसे ही बैठी बैठी रो रही थी और बोलती है, मम्मा पापा क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, हमने क्या ऐसा गुनाह किया था। कितनी अच्छे से हमारी शादी हो रही थी, क्या क्या सपने हम सच हुए थे, लेकिन सब कुछ बुरा हो गया। आपको भी पापा मेरी वजह से चोट लग गई, पता नहीं आप ठीक भी होगे कि नहीं। ये सब सोच वह रोए जा रही थी। तभी उसे दूर खुलने की फिर से आवाज आती है। वह अपनी आंखें खोलती है तो देखती है एक आदमी दरवाजा खोल रहा है। वीर आन्या से बोलता है, तुम अंदर नहीं गई। आन्या मासूमियत से नामे सिर हिलाती है। वीर को उसे देख दया आ रही थी। वह बोला चलो अंदर। आन्या किसी तरह अपने आप को उठाकर अंदर चलने लगी। इन कुछ घंटों में ही आन्या के शरीर से जैसे जान ही निकल गई थी। वह जब अंदर पहुंचती है तो देखती है एक बड़ा सा हॉल जहां चारों तरफ सोफा ही सोफा लगा था।
वह जाके अंदर बैठ जाती है और बोलती है, भैया क्या कुछ खाने को और कुछ स्नैक्स और कुछ हल्का फुल्का खाने को मिलेगा। वीर उसे आंखें फाड़े ऊपर से नीचे देख रहा था कि यह लड़की अभी तो बिलख बिलख रो रही थी और अभी कुछ ही देर में इसके साथ न जाने क्या क्या हो गया। लेकिन इसी प्यास भूख लगी है या हम लोगों की भूख ही नहीं है, ये सोच अपना झटके में सिर हिलाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है मैं लाता हूँ। ये कह वह किचन की तरफ चला जाता है और वहाँ से कुछ बिस्किट और पानी और कॉफ़ी बना कर लाता है। आन्या जो बैठे बैठे रो रही थी उसके सामने रख देता है। आन्या सबको देखते ही अपना मुंह बना बोलती है, क्या यही सब मिलेगा, यहाँ पर कुछ और अच्छा नहीं है। वीर हाँ में सिर हिला होता है तो आन्या बोलती है, कोई बात नहीं मैं इसी से काम चला लेती हूँ। ये का बिस्कुट को पानी में भींगा खाने लगती है। वीर मन में, क्या ये बच्ची है। उसके बाद आन्या बोलती है, मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, चाय पीती हूँ, आप चाय बना दोगे। तो वीर बोलता है, सॉरी सिस्टर पर मुझे चाय बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं मुझे भी नहीं आता। इन दोनों की बातें और आन्या की हरकतें ऊपर टेरेस से खड़ा आंगन हॉल में आदित्य मुंह पर वाइन लगाए पीते हुए सब देख रहा था और बोलता है, तुम्हारी यह मासूमियत सच में है या एक छलावा, ये तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मैसेज आन्या राजवंश, अब आपको यहाँ खुशी खुशी नहीं बहुत ही कष्ट के साथ दिन बिताने हैं, बस आप देखती जाइए। ये कह चला जाता है। इधर वीर आन्या को एक रूम के पास छोड़ बोलता है, यह आदित्य का रूम है। आन्या बोलती है, कौन आदित्य। तो वीर उसे ऐसे देखता है जैसे कोई पागल को देख रहा है। वीर बोलता है, अभी जिससे कुछ देर पहले आपकी शादी हुई। ये सुन आन्या रोने लगती है। आन्या ये सुन रोने लगती है। वीर बोलता है, अरे यार कितना टंकी भरी हो अपनी आंखों में। आन्या आपको क्या पता भैया, जब किसी के साथ बुरा होता है ना वही जान सकता है। ये कह आन्या रूम में चली जाती हैं। वीर क्या अजीब लड़की है यार, यह कह वह बार काउंटर की तरफ चला जाता है जहां पर आदित्य था। दरअसल आदित्य ने ही उसे मैसेज कर बुलाया था। आन्या रूम में जाती है तो देखती है रूम का कलर वाइट और ब्लू में था। उसका कॉम्बिनेशन काफी रॉयल लग रहा था। बेड के पीछे काफी रॉयल तरीके से एक आदित्य की पेंटिंग लगी थी जिसमें वह काफी हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। आदित्य की फोटो को देखती है तो देखते ही रह जाती है। आदित्य एक्सप्रेशनलेस चेहरे फोटो में भी काफी गुड लुकिंग लग रहा था। तभी उसके साथ जो आदित्य ने किया वह सब याद आते ही आने रोने लगती हैं और वह बेड के एक कोने पकड़कर बैठ जाती है और बोलती है, मुझे नहीं पता आप किस लिए मुझसे शादी की हैं, पर मैं इतना जानती हूँ कि आप ऐसे नहीं थे। जब मैं आपसे आज से 3 साल पहले मिली थी तब आपने मेरी एक बार जान बचाई थी। मुझे आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। मुझे न ही आपका नाम पता था न ही पहचान पता था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप कौन, लेकिन मैं जान नहीं पाई। 3 साल के बाद जब परिवार वालों ने मेरा रिश्ता तय किया तब हमने भी अपना किस्मत मान शादी के लिए हाँ कर दिया। पर भगवान की लीला देखो, आपको मेरे सामने भेज ही दिया और आपने मुझसे शादी की। पर आपका जो मेरे शादी के दिन रवैया था उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने ही हाथों से अपने प्यार को थप्पड़ मारी। धिक्कार है मुझे, पर मैं क्या करूं। आपकी ये क्रूएलिटी मेरे पापा की जान भी ले सकता था। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमने ऐसा किया क्या है जो आप हम पर इतना जुल्म उठा रहे हैं। पर मैं इतना जानती हूँ कि आप मेरा प्यार और मेरे पति दोनों हैं। मैं ये भी पता कर लूँगी कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, पर मैं अपना पत्नी फर्ज हमेशा निभाऊंगी। ये कह वह अपने हाथ में बंधी मुट्ठी में वह कागज जो मुड़ चुकी थी उसे देखने लगती है। कुछ देर पहले जब आदित्य आन्या को दरवाजे पर छोड़ चला गया था तब आन्या रो रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसके आते समय उसकी माँ सुधा जी उसके हाथों में कुछ दी थी। वह अपने हाथों को खोल जब उस पर्ची को देखती है तो अपने आंसू पोंछ उसे पढ़ने लगती है। सुधा जी मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ आज तुझे बहुत कष्ट हुआ है और आज जो हुआ है नहीं भुलाया जा सकता है। आज तेरी शादी हुई है, वह भी आदित्य राजवंश से। आदित्य ने जो आज किया वह बहुत गलत था। वह क्यों किया ये तो तू उससे ही पूछ सकती है।
पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वह बुरा नहीं है। मैं उससे बहुत पहले से जानती हूँ, मुझे नहीं पता था वह इस तरह से आकर बदतमीजी से जबरदस्ती शादी करेगा। उसने तेरे पापा को गोली मारी पर इस तरह जिससे वह ज्यादा हाथ ना हो सके। तो इसी से समझ सकती हैं कि अगर वह चाहता तो जान से भी मार सकता था। पर बेटा मैं चाहती हूँ फिर तुम उसे पूरी तरीके से अपना पति स्वीकार करो और अपने हक के लिए लड़ो और पूछो उसने ऐसा क्यों किया। उसकी गलतफहमी है तो उसकी गलतफहमी दूर करो। तुम्हारी मम्मा मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। लव यू बेटा। ये सब पर आयु फफक कर रो पड़ती है। वीर आदित्य के पास जाता है तो देखता है कि आदित्य पूरी तरह नशे में चूर है। वीर आदित्य के पास जा बोलता है, ये सब क्या है आदि? तू रोज रोज इतना नशा करेगा तो तेरी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, तुझे पता है ना? वैसे भी ऑलरेडी तेरी किडनी इतनी डैमेज हो चुकी है, डॉक्टर ने भी तुझे सख्त बोला है फिर भी। आदित्य क्या करूं यार, जो नशे में रहकर करने में मजा है वह बिना नशे में नहीं होता। बिना नशे का कोई मुझे सिड्यूस कर ले, वह आज तक कोई आई ही नहीं। और तू तो जानता है ना मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी जरूरत है। आई नीड फिजिकल फॉर बॉडी। वीर आदि तेरी शादी हो गई है। आदित्य उसकी बात बीच में काटते हुए, नाम की शादी है और जिंदगी भर उसे कैद करने के लिए मैंने उससे शादी की है, उसे हर तरह से टॉर्चर करने के लिए शादी की है, उसका पंख काटने के लिए शादी की है। उसने मेरी इकलौती निशानी को मारा है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, जिंदगी भर तड़पाऊंगा। वीर पर आदि वह मुझे बहुत मासूम लगती है, मुझे नहीं लगता वह किसी के साथ जानबूझकर साजिश कर सकती है। आदित्य तो उसने तुझे अपनी चेहरे की खूबसूरती में फंसा ही लिया। वीर जोर से चिल्लाते हुए, आदि भले ही तू उसे टॉर्चर कर या उसे मार या उसे तड़पा, लेकिन मेरे नज़र में वह तेरी वाइफ है और मेरी भाभी समझा। आदित्य उसकी बात सुन अपना वाइन पूरा घटक जाता है। वीर वह तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं यही बताने आया था। आदित्य करने दो उसे जिंदगी भर। वीर आदि मैंने सनाया की बात की है, आन्या की नहीं। आदित्य उसकी तरफ देख फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास जा उसे खोल, उसमें एक इंजेक्शन निकाल, अपने हाथ पर इंजेक्ट कर लेता है। वीर एक गहरी सांस लेता है। वीर अपने मन में पता नहीं आगे तू इन सब से कभी निकल भी पाएगा कि नहीं। मैं तुझे एक अच्छे परिवार के साथ हंसते खेलते हुए देखना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि आन्या वैसी लड़की नहीं है जैसा तू सोचता है। बस जैसा मुझे डर लग रहा है तू उसके साथ वैसा कुछ ना कर। और तू जिस शादी से एक समय भाग रहा था और आज तूने जबरदस्ती ही सही शादी की है, उस शादी को निभा, भूल जा पुरानी बात। पर मैं जानता हूँ इतनी आसानी से नहीं भूल सकता और शायद मैं भी। रात के 9 बजे बज गए थे। आन्या बिस्तर पर बैठे बैठे ही सो गई थी। आदित्य गलियारे से होते हुए अपने रूम का दूर खोलता है तो देखता है आन्या उसके बड़े से बेड पर बैठे बैठे ही सो रही थी। आदित्य उसके पास जा बोलता है, काफी चैन की नींद ली जा रही है। ये कि उसे देखते ही अगले ही पल आन्या के ऊपर साइड में रखा टेबल पर पानी जग से ले उसके ऊपर फेंक देता है। इतनी प्रेशर के साथ कोई चीज आन्या को अपने ऊपर महसूस होते ही आन्या हड़बड़ा कर उठ जाती है और बोलती है, कोई है, बचाओ बचाओ। आदित्य उसके गालों को जोर से पकड़ते हुए बोलता है, अपनी आवाज नीचे रखो। आन्या उसके ऐसे पकड़ने से उसे काफी दर्द हो रहा था। वह छटपटाने लगी और खुद को छुड़ाने लगी और किसी तरह बोली, प्लीज छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। आदित्य एक बार उसकी उन मासूम आंखों को देखा, अगले ही पल अपने मन को झटकते हुए आदित्य हंसते हुए बोला, अभी तो शुरुआत है आन्या राजवंश, अभी से तुमने इतनी हिम्मत हार गई। ये कि उसे खड़ा करता है। आन्या दर्द सह नहीं पा रही थी, वो छटपटाने लगी। आदित्य से कहती है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, आखिर गलती क्या है हमारी? आदित्य को न जाने क्यों आन्या का ये सवाल पसंद नहीं आया और उसे राक्षस बनने पर मजबूर कर दिया। वह आन्या के बालों को जोर से पीछे से पकड़ अपने चेहरे के सामने करता है। आन्या जिसने आज तक एक छोटी सी चोट पर सब उसके आगे पीछे दौड़ने लगते थे,
उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके रूह से कोई प्राण खींच रहा हो। अन्या जोर से चीखते हुए बोली, आदित्य छोड़िए मुझे। आदित्य को उसका नाम लेना जरा भी पसंद नहीं आया। वह उसे खींचकर एक थप्पड़ मार देता है, जिससे अन्या एकदम सुन्न पड़ जाती है और वह बेड पर निढाल होकर गिर जाती है। वह आधी बेहोशी में चली जाती हैं। इस समय बिना चुन्नी की थी, उसके मुंह से तो जैसे आवाज ही गायब हो गई थी। आंख से बस झरझर आंसू बहा रहे थे और वह एक एकटक आदित्य को देख रही थी या फिर उसके रूप को समझने की कोशिश कर रही थी। क्या ये वो आदित्य सच था जिसने उसे बचाया था, या सामने वाला है जो एक हैवान है? आदित्य उसकी तरफ झुक उसके गले को पकड़ कहता है, आज के बाद मुझे मेरे नाम से बुलाने की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो हश्र करूंगा कि तुम अपने पैदा होने पर भी पछतावोगी। आन्या तो एक लाश की तरह बस एकटक आदित्य को अपनी भरी हुई आंखों से देख रही थी। आदित्य, आज के बाद तुम मुझे नाम से नहीं साहब के नाम से बुलाओगी। तुम एक गुलाम हो, यहाँ नौकर की तरह तुम्हें रहना है। तुम्हारे साथ सिर्फ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन तुम हमारी कभी पत्नी नहीं हो सकती। अपने कान खोलकर सुन लो, तू इस सोने की पिंजरे में कैद हो, तुम वह चिड़िया हो जिसको कभी आज़ादी नहीं मिल सकती। आदित्य उसके गाल को पकड़ते हुए बोला। आई बात समझ में आदित्य को उसकी चोट लगी हुए गाल को पकड़ने से आन्या को और ज्यादा दर्द होने लगा। वह सिसक पड़ी। आदित्य उसके गाल को दबाकर पूछता है, मैंने कुछ कहा? उसके इतना जोर से बोलने पर आन्या के अंदर तक डर से सहम जाती है। बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर हाँ में सर हिलाती है। आदित्य उसे चिल्लाकर बोलता है, से वर्ड आन्या धीरे से अपने मुंह से बोलती है, हाँ आदित्य तुम्हारे लिए यही सही होगा। ये कह उसे झटक के छोड़ देता है और उसे ऐसे ही छोड़ अपने रूम की बालकनी से होते हुए पीछे बैकयार्ड में यही करीब 100 मीटर की दूरी पर बनी एक छोटी सी फार्म हाउस घर पर चला जाता है। आन्या उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखती रहती है। थप्पड़ मारने से उसके गाल सूज गए थे और मुंह के कोनों से खून निकल रहा था। आयु अपने मन में बोली, मुझे नहीं पता था मैं एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो एक जानवर, राक्षस, हैवान सब है। उसे स्त्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। अरे मेरी गलती तो बता देते। लेकिन मिस्टर आदित्य राजवंश, आज से और अभी से आई हेट यू आदित्य। सॉरी साहब। आदित्य के चले जाने के बाद आन्या बेड पर ऐसे ही बेजान पड़ी रहती है। वह आदित्य के इस टॉर्चर से आधी बेहोशी में चली जाती है। उसके हाथ पैर तो सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसे ही पड़े पड़े वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ आदित्य एक फार्म हाउस में जाता है तो एक लड़की भी दरवाजा खोलती है। आदित्य अंदर जा सोफे पर बैठ सिगरेट का कश लगाने लगता है। वो लड़की दरवाजा बंद कर टेबल के पास जो वाइन से गिलास भरने लगती है। आदित्य आंखें बंद किए आन्या के उस मासूम चेहरे, भीगी पलकें, उसको एकटक देखना याद आ रहा था। वह सिगरेट का कश लगातार लगाया जा रहा था, जैसे वह सब भूलना चाहता हो। तभी वह लड़की उसके पास जा बैठ सिगरेट फेंक वाइन की एक गिलास आदित्य को दे। एक पीती हुई बोलती है, आज हमारे पास कैसे आप आ गए? आपको तो अपनी रातें रंगीन करने के लिए हर रात नई लड़की चाहिए। आदित्य वाइन पीते हुए बोला, मुझे आज तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू बैडली। वो लड़की जिसका नाम सनाया था, वाइन का गिलास साइड रख आदित्य की गोद में बैठ जाती है और अपने हाथ उसके चेहरे पर फिरात हुए बोलती है, सुना है आपने आज शादी की है, वो भी बंदूक की नोक पर। आदित्य उसे गुस्से से देखने लगता है तो सनाया बोलती है, अरे जनाब, हमारे भी कुछ चाहने वाले हैं जो हमें सब बताते हैं। आप अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाने की वजह हमारे पास आ गया। आदित्य गुस्से से उसके बाल खींचते हुए बोला, अपने काम से काम रखो। जिस लिए आया हूँ वह काम पूरा करो। सनाया मुस्कुराने लगती है और बोलती है, हम आपकी इसी अदा पर तो मरते हैं। ये कह वह अपने टॉप उतार देती है। इस समय आदित्य के सामने ब्लैक हॉट ब्रा जिसमें उसके कव आधे विजिबल हो रहे थे और साथ ब्लैक हॉट पैंट में काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। तभी वह आदित्य के होठों के पास जाती है तो आदित्य उसके होठों पर अपना हाथ रख देता है और बोलता है, इन होठों को छूने की परमिशन मैंने किसी को नहीं दी है।
तुम मेरी फिजिकल नीड के लिए हो तो बस वही करो, ये कह गिलास नीचे रख उसे सोफा पर धकेल देता है और उसके गर्दन को चूमने लगता है। गर्दन चूमते चूमते वो उसे बाइट भी देने लगता है। फिर उठकर अपना शर्ट निकाल उठा फेंक देता है। उसके बाद वह सनाया की तरफ देखता है, जो गहरी गहरी सांसें लिए उसे ही देख रही थी, और बोलती है, आदित्य इन होठों की प्यास कब जाओगे, ये लव तुम्हारे होठों को चूमना चाहती है, उनमें डूब जाना चाहती है। आदित्य इन होठों तक कोई पहुंच सके अभी तक कोई आया ही नहीं, जिसे मैं छूना चाहता हूँ, ये लव उसी के होंगे। ये कह वह सनाया को गोद में उठा बेड पर गिरा देता है। सनाया के मुंह से एक आह निकल जाती है और बोलती है, कितना तड़पी हूँ, आदित्य प्लीज जल्दी आओ ना। आदित्य अपनी पैंट भी उतार, अपनी इनरवियर भी उतार देता है। इस समय आदित्य सनाया के सामने एकदम नेकेड था। सनाया आदित्य को ऊपर से नीचे देखने लगती है और खड़ी हो अपनी ब्रा और हॉट पैंट को उसके सामने उतार एकदम न्यूड हो जाती हैं और आदित्य को बेड पर धकेल उसके ऊपर आप उसके सीने को चूमने लगती है, कभी बालों को, तो कभी गर्दन को, तो कभी उसके ब्रॉड सीने को। उसके हाथ ऊपर से नीचे एक्सप्लोर कर रहे थे। सनाया के हाथ जब आदित्य के प्राइवेट पार्ट को जाता है तो आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो काफी हार्ड हो जाता है। काफी देर तक इसी तरह सनाया के हाथ से फील करने के बाद आदित्य सनाया को अपने नीचे कर लेता है। अपने ऊपर एक चादर डाल बिना किसी देरी के सनाया के सॉफ्ट पार्ट पर अपनी हॉट पार्ट को डाल उसे मूव करने लगता है। सनाया की चीज निकलने लगती है और उसके आहें निकलने लगती है, जो आदित्य को और वाइल्ड बना रही थी, और आदित्य की जोर जोर से सांसें रूम में एकदम से गुजने लगती हैं। कुछ देर बाद आदित्य बेड पर लेट जाता है तो सनाया उसके ऊपर अपने आप उसके हॉटनेस के ऊपर अपनी सॉफ्टनेस में डाल मूव करने लगती है। आदित्य उसे एकटक देखता है तो वो उसके हाथ पकड़ अपने न्यूड ब्रेस्ट पर रख देती है। आदित्य उसे जोर जोर से पकड़ लेता है। कुछ देर तक ऐसे ही चलता है। करीब रात के 2 बजे सब शांत हो जाता है। सनाया आधी नींद में चली जाती है, वो काफी थक गई थी। आदित्य उठकर बाथरूम में अपने आप को क्लीन करने चला गया। फिर वह शर्ट पहन बाहर आता है। इस समय वह शर्टलेस था। सनाया उसे अधखुली आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने आप को धीरे से चादर से ढककर और खुद सो जाती है और मन में बोलती है, तुम सच में एक क्रूल हार्टेड हो। मेरी फीलिंग को कभी नहीं समझोगे। बस एक बार मेरे पास सो लो, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सोचते ही सोचते नींद के आगोश में चली जाती है। आदित्य बालकनी में जा सिगरेट का कश लेने लगता है और वापस आ सोफे पर लेट जाता है। कितने घंटों तक एक टक ऊपर देखने के बाद धीरे धीरे वह भी नींद के आगोश में चला जाता है। क्या होने वाला है आदित्य और आली की लाइफ में? काफी देर से कॉफी टेबल पर फोन की रिंग सुनाई दे रही थी। आदित्य काफी गहरी नींद में चला गया था। उसे फोन की आवाज से इरिटेशन होने लगी। वह अपना हाथ इधर उधर मूव करते हुए फोन को खोजने लगा। फोन पाते ही उसे कान पर लगा, बोला, हेलो। उधर से एक जोर से चिल्लाते हुए कोई बोलता है, अब समय मिल गया तुझे फोन रिसीव करने का। आदित्य, अबे कौन मर गया जो मुझ पर इतना भड़क रहा है? उधर से वीर की गुस्से भरी आवाज आई, तेरी बीव। आदित्य की झटके से आंख खुल जाती है और उठकर बैठ जाता है और बोलता है, क्या मतलब है तेरा? वीर, वो तो तू घर आएगा तब पता चलेगा। आदित्य झटके से उठता है और अपनी शर्ट उठा पहनकर निकलने लगता है। तभी बाथरूम से बाथरोब पहन सनाया बाहर निकलती है। सनाया, कहाँ जा रहे हो आदित्य? आदित्य बिना जवाब दिए बाहर निकल जाता है। सनाया, आज तक ऐसा नहीं हुआ, कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आदित्य बिना मुझे हग किए कभी नहीं गया। ये बदलाव इतनी जल्दी हाउ? वहीं दूसरी तरफ आदित्य के रूम में बेड पर आन्या बेहोश चित लेटी थी। इस समय उसके ऊपर ना ही कोई ब्लैंकेट था और ना ही उसकी कोई चुन्नी। इस समय उसके बाल बिखरे, तन पर सिर्फ लहंगा, चोली, होठों से निकलता खून, आंखों पर आंसू के निशान जो सूख चुके थे और उसके चेहरे पर अपना दाग बना चुके थे। उसके कमर और चिकनी पेट रिवील हो रही थी। उसके ब्लाउज का गला डीप होने पर उसकी हल्की हल्की क्लीवेज भी दिख रही थी।
रूम में वीर और रोहन दोनों थे। वह उसके चेहरे पर पानी डाल थपथपा रहा था, लेकिन आन्या टस से मज नहीं हो रही थी। तभी आदित्य भागते हुए अंदर आया। इस समय उसने सिर्फ शर्ट पहन रखी थी, उसका बटन नहीं लगा था। इससे समझ आ रहा था कि वो कितनी जल्दी में आया था। अब यह आदित्य की घबराहट थी या बेचैनी, ये तो वही जाने। जब वह बालकनी से अंदर आया तो अंदर हो रही एक्टिविटी को देख उसकी आंखें सर्द हो गई। उसने जोर से कहा, दूर हटो उससे। वीर हड़बड़ाकर एक कदम पीछे हो गया। तभी आदित्य आया और अपनी शर्ट उतार आन्या के ऊपर डाल दिया। वीर गुस्से में उसे धकेलते हुए बोला, कर ली अपनी मनमानी, ले लिया बदला, सुकून मिल गया। यह क्या हरकत किया है तूने, और यह कौन सा बदला लेने का तरीका है? आदित्य एकटक आन्या के चेहरे को देख रहा था। उसे वह चेहरा याद आता है जब उसने शादी के जोड़े में पहली बार आन्या को देखा, तब और अब में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। वीर, अरे टॉर्चर करना ही था तो बहुत तरीका है। ये कौन सा तरीका है, एक औरत से मारपीट करने का? आदित्य, वीर, यह मेरी पत्नी है। मैं चाहे जैसा चाहूं इसके साथ वैसा कर सकता हूं। और एक ही दिन में तुम्हें इतनी परवाह, ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तभी आदित्य कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा, याद आया। कहीं जैसे तेरा प्यार मेरी बिस्तर पर होती है, वैसे ही तू मेरी बीवी को अपने बिस्तर पर तो नहीं रखना चाहता। आदित्य इतना ही कहा था कि वीर उसके मुंह पर एक जोर से पंच मारता है। आदित्य हंसते हुए, सच्चाई बुरी लगी, वैसे भी यह मेरी सिर्फ नाम की पत्नी है। तू चाहे तो इसके साथ टाइम पास कर सकता है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। तभी वीर उसे एक और मुक्का मारता। तभी रोहन डॉक्टर को लेकर अंदर आ जाता है। तभी वह डॉक्टर, जिसका नाम मोहन शेख था, वह अंदर आया। वह रोहन को इशारे में पूछता है, किसका चेकअप? तो रोहन बेड पर इशारा करता है। मोहन बेड पर एक लड़की देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और बोलता है, क्या आदित्य, तूने इस बार शादीशुदा लड़की के साथ? वह इतना बोला ही था। उसे आदित्य की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, गेट आउट। उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज सुन मोहन हड़बड़ा जाता है और वह जाने में ही भलाई समझता है। तभी उसे आवाज आती है, अपनी वाइफ को भेजो। मोहन एक बार आदित्य को, एक बार उस बेड पर पड़ी लड़की को ऊपर से नीचे देखता है, फिर 9-2-11 हो जाता है। कुछ देर बाद करीब 30 साल की एक लड़की अपने हाथ में एक बॉक्स लिए अंदर आती है। उसका नाम रावी शेख था। रावी और मोहन का घर आदित्य की विला की 5वीं विला के बाद ही था। आदित्य, वीर, मोहन, रावी और आर्यन, ये पांचों एक साथ कॉलेज पढ़ाई की थी। इन सब में आर्यन कौन है ये बाद में पता चलेगा। रावी अंदर आती है तो बेड पर एक लड़की देख आश्चर्य हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वह आश्चर्य एक लड़की को देखकर हुई थी। आदित्य के बिस्तर पर वह कभी न कभी लड़की को देखती ही रहती थी, क्योंकि कभी कभी आदित्य के ज़्यादा वाइल्ड इंटीमेट होने से, किसी लड़की की ज़्यादा हालत खराब हो जाने से रावी ही उसका ट्रीटमेंट करती थी। पर आश्चर्य की बात उसके लिए ये था कि वह लड़की शादी के लाल जोड़े में सिंदूर से सनी हुई पूरी सुहागन थी। वह एक नज़र सबको देख बिना क्वेश्चन किए उसे चेक करने लगती है। फिर चेक करने के बाद वह इंजेक्शन निकाल उसके हाथ में इंजेक्ट करने लगती है। उसे इंजेक्शन लगता देख आदित्य अपना चेहरा घुमा लेता है। रावी इंजेक्शन लगाते समय आदित्य को एक नज़र देखती है तो मुस्कुरा देती है। तभी वह सबको अंदर बुलाती है और बोलती है, इसे टॉर्चर किया गया है और इसे एक ट्रॉमा से होकर गुजरना पड़ा और काफ़ी स्ट्रेस लेने की वजह से यह बेहोश है। आधे घंटे में इसे होश आ जाएगा और शायद मेरे अनुमान से इसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। इसे होश में आने के बाद इसे कुछ हल्का खिला इसे मेडिसिन लेने को बोल देना। यह वह जाने लगती है और जाते जाते आदित्य को बोलती है, आदित्य, मैं नहीं जानती यह कौन है और तुम्हारे साथ उसका रिश्ता क्या है, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने जो ये हरकत की है वो बहुत शर्मनाक हरकत है। मुझे लगता था तुम्हारे साथ जो कुछ गलत हुआ है तुम चाहे जैसे हो, लेकिन एक औरत के लिए इतना घटियापन की हरकत कभी नहीं कर सकते हो। ये कह वह जाने लगती है। तभी आदित्य जोर से बोलता है, अपनी नसीहत अपने पास रखो, समझी, निकलो सबके सब यहाँ से।
रावी मुस्कुराकर चली जाती है। वीर भी रावी के पीछे चला जाता है। रोहन वहीं खड़ा आदित्य का मुंह निहारता रहता है, तो आदित्य तिल मिलाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या अलग से प्रसाद दूं? रोहन हर बढ़ाते हुए ना में लगती हिलाता है। वह भी 9-2-11 हो जाता है। सभी के जाने के बाद आदित्य एक नज़र आन्या को देखता है, फिर बाथरूम चला जाता है। बाथरूम से हॉट शावर लेने के बाद वह अपना सिर पोंछते हुए बाहर आता है। इस समय उसने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था और एक टॉवल से अपना सिर पोंछते हुए बाहर आ रहा था। आन्या को भी धीरे धीरे होश आने लगा था। वो अपनी आंखें खोलकर ऊपर सीलिंग को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वह सोचती है कि वह कहाँ है। फिर तभी अपना चेहरा घुमाने पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह कहाँ है। तो उसके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। उसके शरीर में तो इतनी जान नहीं थी कि वह उठ सके। तभी उसके कानों में एक मर्दाना आवाज आई, अभी से अपनी हालत बना रखी है तो आगे का कैसे बर्दाश्त करोगी मिसेज आन्या राजवंश। आन्या को एक बार के लिए तो समझ ही नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर डर घर कर गया। वह साइड देखती है तो आदित्य अपने बाल पूछते हुए उसी की तरफ आ रहा था। आदित्य को देख झटके से खड़ी हुई और आगे बढ़ी ही थी कमजोरी की वजह से और चक्कर खाने लगी और लहंगा में फंस कर गिरने ही लगी। तभी आदित्य उसे कमर से पकड़ लेता है। आदित्य की इतनी करीबी पाकर एक बार के लिए तो आन्या सब कुछ भूलने को मजबूर हो गई और उसकी खुशबू को महसूस करने लगी। तभी जब उसने अपनी आंखें खोली तो आदित्य के शरीर पर कुछ दिखा। वह उसे ध्यान से देखने लगी तो उसकी आंखें बड़ी होने के साथ साथ आंसू टप टप गिरने लगी और मन में बोली, मतलब ये सच है, आदित्य एक प्लेबॉय है। हुआ यूं कि आदित्य के शरीर पर नाखूनों वाइट के मार्क्स साफ नजर आ रहे थे। आदित्य उसे खड़ा कर बोलता है, जाओ पहले अपनी दशा सुधारो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। ये कह उसे खड़ा कर मीरा के सामने खड़ा हो जाता है। आन्या अपनी भरी हुई आंसुओं के साथ वही खड़ी रहती है काफी देर तक। जब वो नहीं हिलती तो आदित्य पूछता है, क्या हुआ, ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ी हो? आन्या बड़ी मासूमियत के साथ बोली, मेरे पास कपड़े नहीं है। आदित्य उठता है, फिर वह अपने कवर्ड से एक टी शर्ट और लोअर निकालते हुए बोलता है, लो अभी का इसी से काम चला लो, उसके बाद तुम्हारे पास सर्वेंट वाले कपड़े आ जाएंगे। मेरे कपड़े पहन अपनी औकात मत भूल जाना। उसके कपड़े ले बाथरूम के अंदर चली जाती है। आदित्य एक बार पीछे मुड़कर देखता है और फिर अपने क्लोजेट रूम में चला जाता है। ऑफिस के कपड़े पहने तैयार हूँ नीचे चला जाता है। तभी कुछ देर बाद आन्या बाथरूम से आदित्य के दिए हुए कपड़े को पहन बाहर आती है। देखती है कि आदित्य बाहर नहीं है। एक गहरी सांस लेती है। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी तो वह दरवाजे से बाहर आती है और बाहर आती है एकदम से उसकी चीख निकल जाती है। आन्या की चीख सुन आदित्य और रोहन जो नीचे लिविंग एरिया में बैठे थे वो ऊपर देखने लगते हैं। आदित्य इस समय एक चेयर पर बैठ किसी राजा की तरह बैठा था। उसके हाथ में एक चाकू था। वह किसी नर्क का देवता से कम नहीं लग रहा था। वह आन्या को देख एक मिस्टीरियस स्माइल करने लगता है। दरअसल आदित्य के घर में कोई सर्वेंट बन उस पर स्पाई कर रहा था जो एक रिपोर्टर था। आदित्य के असर होने का सबूत ढूंढने आया था। आज आदित्य ने लिविंग रूम में बैठा था। उसकी नज़र सामने रखी पॉट की डिज़ाइन में जाती है तो जिसमें एक कैमरा लगा होता है उसे देख स्माइल करने लगता है और उसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि यह कौन कर सकता है, क्योंकि घर में सिर्फ एक ही सर्वेंट अंदर आता था फ्लावर चेंज करने के लिए। आदित्य उसे ही टॉर्चर कर रहा था। वह रिपोर्टर हाथ जोड़े मिन्नतें कर रहा था। उसके शरीर पर कई जगह कट के निशान थे। वह रिपोर्टर भीख मांग रहा था कि वह किसी से कुछ नहीं कहेगा। बात यह है उसे आन्या के घर में जबरदस्ती लाने की खबर मिल गई थी और उसके शादी का भी। तभी आदित्य बोलता है, चलो आज तुझे सजा मैं नहीं मेरी वाइफ देगी। वह आन्या को इशारे में नीचे बुलाता है। आन्या जो उस आदमी को देख अंदर तक डर समा गया था वह अपने आप को किसी तरह हिम्मत बांध नीचे आती है। आदित्य उसे खींच अपनी गोदी में बैठा लेता है और उसके हाथ में चाकू पकड़ा उस रिपोर्टर के सीने में दबाते हुए बोलता है,
तो मिसेज राजवंश मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। आन्या, जो उसकी इस हरकत पर एकदम सहम गई थी, वो हिम्मत कर बोलती है, छोड़िए मुझे। तभी आदित्य बोलता है, मेरी वाइफ को डर लग रहा है, चलो तुम्हें अपनी फर्स्ट नाइट का एक गिफ्ट दे देता हूँ। अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। आन्या आंखें बंद किए हुए हिम्मत कर बोलती है, छोड़ दीजिए। आदित्य, जो आन्या को कमर से पकड़े हुए उसके बालों को स्मेल कर रहा था और उसकी खुशबू में खोया हुआ था, वह उस रिपोर्टर को इशारा करता है हाथ से। वह रिपोर्टर आन्या को हाथ जोड़ वहां से गिरते पड़ते भाग जाता है। आदित्य उसके भागते ही एक एविल स्माइल करता है और वह एक गार्ड को तिरछी नजरों से देखते हुए एक आंख से कुछ इशारा करता है। शायद वह गार्ड उसका इशारा समझ गया था और वह उस रिपोर्टर के पीछे चला जाता है। इधर आन्या एक गहरी सांस लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह कहाँ बैठी है। आदित्य, जो इस समय आन्या के खुशबू में खोया हुआ था, अचानक से आन्या ने उसे दूर करने की कोशिश करने लगी। उसे एकटक देख रहा था। छोड़िए मुझे। आन्या उसे दूर करने लगती है और कहती हैं, साहब, लोग नौकर को ऐसे गोद में नहीं बैठाते हैं, या फिर आपका पेशा है हर लड़की के साथ रंगरेलियां मनाने का। आदित्य को जो उसकी बातें सीधे तीर जैसे चुभी, वो गुस्से में आन्या को धकेल देता है। आन्या नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से जोर से एक आह निकल जाती है। वीर, जो अभी अभी किचन से ब्रेकफास्ट आन्या के लिए बनाकर आ रहा था, आन्या को गिरते देख तुरंत जाकर उसे उठाता है और बोलता है, तुम ठीक हो। आन्या कुछ नहीं कहती और जोर जोर से रोने लगती है। वीर उसका सिर सहलाने लगता है। आदित्य, जो आन्या के इतनी जोर जोर रोने से इरिटेट हो रहा था, वह जोर से टेबल पर लात मारता है और बोलता है, चुप चुप, एकदम चुप। आन्या एकदम से चुप हो जाती है और वह अपनी भींगी आंखों से आदित्य को देखने लगती है। वीर, इसे ले जाओ और उसके मुंह में कुछ खाना ठूस ताकि यह थोड़ी शांत रहें, और उसको मेडिसिन दे ताकि मैं इसे इसकी औकात दिखा सकूं। आने आदित्य के कहे हुए शब्द को दोहराते हुए मन में एक बार सोचती है, मैंने तो आपके साथ एक पूरी जिंदगी सोची थी कि खुशहाली से बिताऊंगी। मैंने तो आपको चाहा, पर उम्मीद नहीं किया था कि मुझे आप मिलो। पर भगवान ने मिलाया भी इस रूप में जो मेरे दिल को बार बार छन्नी करते जा रही है। आन्या को अपनी तरफ एकटक की स्थिति में देखते हुए पता नहीं क्यों, लेकिन आदित्य को एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वह अपना चेहरा पीछे कर लेता है। वीर बोलता है, आन्या, तुम खाना खा लो, उसके बाद तुमको मेडिसिन लेनी है। आन्या रोते हुए, हाँ मुझे भूख लगी है, ये कहा वह चेयर पर बैठने ही जाती है कि तभी आदित्य जोर से चिल्लाता है, रघु रघु रघु, जिसकी उम्र यही 22 साल थी, जो इस घर में किचन में काम कर रहा था, वह दौड़ते हुए आया और बोला, जी भैया। तभी आदित्य बोलता है, जरा ये बताओ, घर के सर्वेंट कहाँ खाना खाते हैं। रघु उसे हैरानी से देखने लगा तो आदित्य उसे घूर कर देखता है तो वह हकलाते हुए बोलता है, भैया, सब लोग नीचे खाते हैं खाना। आन्या, जो आदित्य के कहे हुए शब्दों का मतलब समझ लेती है, उसकी आंखों से फिर से एक बार आंसू आ जाता है। वह मन में ही अपने जीवन के बारे में सोचने लगती है, कहाँ वह एक प्रिंसेस की तरह थी और कहाँ उसकी नौकरों से भी कम की जगह बन चुकी थी इस घर में। आदित्य चेयर पर बैठ बोलता है, वीर, तुमको पता है, मैंने सुना था इंडियन कल्चर में शादी के बाद अपने पति की खाने के बाद ही खाना खाए जाता था, और वह भी उसका छोड़ा हुआ जूठा। ये बोला तिरछी नजरों से आन्या को देखता है। आन्या बिना कुछ कहे वह आदित्य को खाना परोसने लगती है और वही खड़ी हो जाती है। आदित्य खाना खाने लगता है और बोलता है। आन्या वहां से जाने लगती है। तभी वीर बोलता है, आन्या खाना खा लो। आन्या, मुझे किसी की दी हुई भीख नहीं चाहिए, और वह जाने लगती हैं। तभी आदित्य बोलता है, जैसा कह रहा हूँ वैसा रहना सीख जाओ, नहीं तो जिस बाप को तुम्हारे छोड़कर आया हूँ ना, उसे शमशान पहुँचाने में टाइम नहीं लगेगा। आन्या की आंखों में एक बार फिर डर घर कर गया, अंदर तक डर से सिहर गई। उसे पिछली हुई उसके परिवार वालों के साथ उसके पापा पर चलाई गई गोली सब आंखों के सामने चलने लगी। आन्या तुरंत टेबल पर जाती है, वहां से आदित्य की थाली का खाना निकाल वह नीचे बैठ उसको तुरंत मुंह में डालने लगती है।
मुंह में खाना खाते ही वह बोलती है, प्लीज मेरे पापा को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसको इतनी दयनीय स्थिति में देख वीर वहां से तुरंत चला जाता है। आदित्य रघु से कहता है, रघु मैंने जो तुमको समझाया था वह तुम इसको बता देना। रघु ठीक है भैया। आदित्य भी उसे एक नज़र देख बाहर निकल जाता है। आन्या उसके जाते ही फूट फूट कर रोने लगती है। वह किसी तरह दो निवाला खा किसी तरह खाना खाती हैं और टेबल पर रखी मेडिसिन को खा लेती है। वो खुद एक मेडिकल स्टूडेंट थी, उसे दवाई का नॉलेज था। वह दवा को देखते ही समझ गई यह एक ट्रोमा की दवा है। वह मन में सोचती हैं कब तक ऐसी दवा खाकर मैं जीऊंगी, कब तक ये क्या फूट फूट रोने लगी। वह मन में बोलती है, मॉम आपने तो कहा था कि आदित्य ऐसे नहीं है, क्यों मैं जो ये रूप देख रही हूँ तो वह क्या है, कैसे मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी। फिर भी आपने मुझसे प्रॉमिस लिया है तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी खुद को ढालने की। उधर आदित्य कार में बैठ जाता है, तभी वीर ड्राइविंग सीट पर बैठ वो कार चलाने लगता है। दरअसल वीर उसका राइट हैंड के साथ साथ एक बॉडीगार्ड भी था, जो एक साए की तरह आदित्य के साथ रहता था। वीर आदित्य से एक शब्द भी नहीं बोलता। आदित्य भी उसे देखता है, इग्नोर करता है, लेकिन वीर से नहीं रहा जाता। वह फिर बोलता है, आदि अभी तुझे देखकर नहीं लगता है कि वह लड़की कोई साजिश कर सकती है। आदित्य कुछ नहीं बोलता और वह अपने पीसी लैपटॉप में काम करता है। तभी वीर बोलता है, आदित्य एक बार, सिर्फ एक बार बात को पूरी जानने की कोशिश करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में पछताने के सिवा कुछ ना कर सको। ये बोल अपना गाड़ी ड्राइव करने लगता है। आदित्य वीर के कहे हुए शब्दों को अपने मन में दोहराता है और इन 2 दिनों में हुई घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। फिर मन में बोलता है, मैं इतनी जल्दी किसी लड़की पर विश्वास नहीं कर सकता। हर चेहरा एक छलावा होता है, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आन्या राजवंश, मैं तो तुम्हारे रूह तक जान कर रहूंगा और तुमने मुझे जो दर्द दिया है उस दर्द को 4 गुना तुम्हें तकलीफ होगी। तभी कुछ आधे घंटे बाद आदित्य की गाड़ी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने रुकी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में असर टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था, जो एक लोगो में बना था। राजवंश कॉर्पोरेशन टेक्सटाइल्स, जो पता नहीं कितने एकड़ में फैला हुआ था। आदित्य कार से बाहर निकलता है, उसी के पीछे जो गाड़ियां चल रही थी उसमें से बॉडीगार्ड निकल उसके पीछे हो लेते हैं। आदित्य एटीट्यूड से अपने गॉगल्स पहनते हुए बाहर निकलता है, जो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। आदित्य का ऑरा किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। ये कंपनी जहां पर लोग उसे भगवान मानते थे, वहां कम से कम 1500 वर्कर काम करते हैं। कॉर्पोरेशन टेक्सटाइल जो विदेशों से लेकर इंडिया से लेकर हर लोगों से जुड़ी हुई थी। यहाँ कपड़ों की डिज़ाइन तैयार करने के साथ साथ उसको सेल भी किया जाता था और यहाँ औरतों के रोजगार के लिए कपड़ा सिलने की भी व्यवस्था की गई थी, जो देश विदेशों में भी सप्लाई किया जाता था। इसीलिए असर ब्रांड काफ़ी पॉपुलर था और इंडिया में नंबर 1 पर थी। इस कंपनी से जुड़ने के लिए लोग दिन रात तैयारी कर जुड़ते रहते थे, लेकिन आदित्य उन्हीं लोगों से कॉपरेट करता था जो नए होते थे, जिनकी आइडिया नई होती थी, जिसके आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता था। वो उनके साथ लग उनको भी फायदा दे अपने कंपनी के साथ जुड़ता था। शायद यही वजह थी कि लोग उसे भगवान के रूप में देखते थे, क्योंकि आज के समय में जहां लोग अपना फायदा का सोचते थे, वहां आदित्य की कंपनी नए नए लोगों को एक मौका देता था, जिससे लोग अपने बिजनेस में आगे भी बढ़ पाते थे और राजवंश का भी फायदा होता है। आदित्य अंदर जाने लगता है, तभी उसे लोग ग्रीट करते हैं। आदित्य हाँ में सिर हिला अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। आदित्य अपने केबिन में जा बैठ जाता है और वह अपने डेस्क पर रखी कुछ फाइल में से वर्क करने लगता है। कुछ देर बाद उसका असिस्टेंट रोहन दूर को खटखटाता है। अंदर से आदित्य की भारी आवाज आती है, कम। रोहन अंदर आता है। रोहन अंदर आदित्य को ग्रीट करता है, रोहन सा फाइल जो आपने उस लड़की का मंगवाया था। आदित्य उसे घूरता है तो रोहन हड़बड़ा जाता है। तभी आदित्य उसे घूर कर कहता है, वह लड़की तुम्हारी लेडी बॉस है।
गिव हिम रिस्पेक्ट। आदित्य की इतनी भारी आवाज सुन रोहन बोलता है, सॉरी पेंसिव फेस सर। और रोहन मन में कहता है, घर पर तो उसे टॉर्चर कर रहे हैं और सर्वन बनाकर रखा है, और मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। रोहन ये सब सोच ही रहा था, तभी आदित्य कहता है, मुझे मन में गाली देना हो गया हो तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। सर मैम का जितना भी मुझसे पॉसिबल हुआ सब उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपाया गया हो। आदित्य के चेहरे पर यह सुन ईवाइल स्माइल आ जाती है। वो फाइल उठा उसे देखता है तो पहले पेज पर आन्या की कई तस्वीरें को टेप से चिपकाए गया था, जिसमें आन्या काफी खूबसूरत लग रही थी। किसी में वह सुधा जी और आलोक जी के साथ थी, तो किसी में वो एक पपी के साथ, तो किसी में वह कीर्ति पूरब के साथ। किसी में अन्या पूरब के गाल पर किस करते हुए, तो किसी में पूरब आन्या को पीछे से कमर से पकड़ते हुए सामने देख रहा है, जिसमें आन्या हाथ पीछे कर उसके गाल छू रही है। आदित्य जैसे जैसे वह फोटो देखता जा रहा था उसकी आंखों की त्योरियां चढ़ती जा रही थी और उसकी काली गहरी आंखें डरावनी दिख रही थी। आदित्य काफी ज्यादा क्लोज है ये दोनों। रोहन सर मैम एक मेडिकल स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ती हैं। इनके बारे में सर्च करने से हमें ये पता चला कि यह किसी से प्यार करती हैं, वह भी काफी गहरा और कितने सालों से। सबसे बड़ी बात यह उसे जानती तक नहीं है। आदित्य आईब्रो चढ़ाते हुए जैसे कह रहा हो तब पूरब से शादी क्यों कर रही थी। रोहन सर उन्हें काफी सालों से ढूंढ रही थी पर वह नहीं मिला, तो इनके पेरेंट्स के कहने पर यह पूरब से शादी करने के लिए हाँ कर दी। पूरब एक तरीके से कीर्ति और आन्या का गार्डियन की तरह ख्याल रखता है, लेकिन पूरब काफी मिस्टीरियस निकला। उसके बारे में मैंने बहुत पता करने की कोशिश की लेकिन ज्यादा नहीं पता कर पाया, सिर्फ इतना कि यह रमेश मल्होत्रा का बेटा है और उनके बिजनेस में हाथ बढ़ाता है। बाकी उसके बैक का मुझे कुछ पता नहीं चला। आदित्य तिरछी स्माइल करने लगता है और बोलता है, रोहन जब शेर गुफा से बाहर आता है तो सबसे पहले मेमने ही छुपने की कोशिश करते हैं। रोहन आदित्य की बातों को समझने का प्रयास कर रहा था, तभी आदित्य बोलता है, जब दिमाग नहीं हो तो दिमाग मत लगाया करो, जाकर यह पता करो मिसेज राजवंश किसे पसंद करती है, कौन है जो दिलो जान से प्यार करती है, और राका कब आ रहा है। रातों की बात सुन रोहन थोड़ा सा हिल जाता है और बोलता है, अगले हफ्ते मैंने कनेक्ट किया था पर पता नहीं चला, फिर मैसेज के थ्रू पता चला कि वो एक हफ्ते बाद आएगा। उसकी हालत पतली हो गई थी। आदित्य जोर जोर से हंसने लगता है और रोहन बेचारा अपना मुंह लटका बोलता है, हंस लीजिए सर, सबका अपना अपना दिन आता है। आदित्य गेट आउट। रोहन बाहर चला जाता है। बाहर तभी आदित्य फिर से हंसने लगता है रोहन के चेहरे को याद कर। रोहन बाहर जाकर एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, यदि राका यहाँ आ गया तो सबसे पहले मेरा जीना हराम करेगा। आदित्य आन्या के चेहरे को फोटो में गौर से देख रहा था और बोलता है, कितनी मासूम हो तुम, सब ने तुम्हें मुझसे छुपाया, सबको ये लगता है कि तुम तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये सब की बहुत बड़ी भूल थी। ये जो उन लोगों ने छलावा खेला है न, अब उन लोगों पर ही भारी पड़ने वाली है। आखिर अब तुम मेरे पास हो। ये कह क्रीपी स्माइल करने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ कपूर हाउस में घमासान छिड़ा था। आलोक जी अपने ही भाई पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, अब तक मेरी बेटी मेरे पास क्यों नहीं है। प्रकाश जी भैया, हम अपने कुछ बॉडीगार्ड के साथ गए थे वहां, लेकिन हमें राजवंश बिरला के पास उनके घर पहुंचने ही नहीं दिए, तो अंदर कैसे जाएंगे। हाल में कीर्ति, सुधा, पूरब, प्रकाश जी और उनकी पत्नी नीतू बैठी थी। तभी नीतू, अरे भाई साहब, मुझे क्या लगता है उसका जरूर उस लड़के से चक्कर चल रहा होगा, इसीलिए इन वक्त पर शादी के समय हीरो के जैसे एंट्री मार दुल्हन को उठा ले गया। सभी उसे एक तरफ से घूरने लगे तो सुधा जी बोलती हैं, नीतू जरा जुबान संभाल कर बात किया करो, कब से सुन रही हूँ जो मन में आ रहा है बोलती जा रही हो। नीतू फिर कुछ बोलने को होती है कि प्रकाश जी उसे डांटते हुए बोलते हैं, जाओ पहले सबके लिए चाय बनाकर लाओ। नीतू मुंह ऐंठते हुए चली जाती है। सुधा जी आलोक जी को समझाते हुए बोलती हैं, आप परेशान मत होइए, थोड़ा समय दीजिए, हम बात करते हैं आदित्य से,
आलोक जी सोफे पर बैठते हुए आपको क्या लगता है वह अन्य के मामले में आपकी बात सुनेगा? सुधा जी एक पल के लिए तो शांत होती है, फिर अगले ही पल बोलती हैं, मेरी बात सुने चाहे ना सुने पर कम से कम अन्य को कोई तकलीफ ना दे, इस बात के लिए श्योर होना चाहती हूँ। आलोक जी अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, तो वही पूरब सुधा जी की बात सुन गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। दूसरी तरफ राजवंश हाउस। आन्या सोफे पर बैठी गालों पर हाथ रखे वह नीचे बैठे रघु की सारी बात सुन रही थी। रघु उसे घर के सारे नियम काम सब कुछ समझा रहा था जो आदित्य ने उसे कहा था। तभी आन्या कहती है, रघु क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बॉस घमंडी, दुष्ट दानव, पापी हर तरह का इंसान है? रघु आंखें बड़ी कर, नहीं दीदी भैया गुस्सल जरूर है और वह बहुत अच्छे हैं। आन्या मुंह बनाते हुए मुझे तो वह कहीं से अच्छे नहीं लगते, और यह जो तुम मुझे काम समझा रहे हो, मुझे तो एक पानी उबालना नहीं आता, मैं इतने सारे काम कैसे करूंगी? रघु बोलता है, दीदी अगर भैया ने कहा है तो आपको करना ही पड़ेगा, और उन्होंने तो मुझे सख्त हिदायत भी दी है, अगर आप काम नहीं की तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये बोल बेचारा बेचारगी निगाहों से आन्या को देखने लगा। उसे ऐसे देख आन्या बोलती है, तू परेशान मत हो रघु, इस घर में तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे अच्छे से बात की है, मैं तुम्हारी नौकरी खतरे में नहीं डालूंगी। और वैसे भी खाना बनाना कौन सी बड़ी चीज़ है, वह तो मैं मोबाइल में देखकर चुटकी से बना दूंगी। रघु भी हमें सिर हिला आता है। शाम का समय राजवंश विला के बाहर गाड़ियां रुकती है, इससे आदित्य वीर और रोहन निकलते हैं। दरअसल रोहन आदित्य वीर एक ही साथ रहते थे। वीर आदित्य के बचपन का दोस्त था, जिसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, और यह एक बहुत बड़ा राज है। और रोहन को आदित्य ने जब एक सड़क पर दर दर भटकते हुए देखा था, उस समय रोहन 5 साल का था, आदित्य 15 साल का। जब आदित्य के ऊपर किसी ने गन की पॉइंट की थी, तब रोहन ने ही उसकी जान बचाई थी, ये कह कि वह गंदे अंकल आपको बंदूक दिखा रहे हैं। आदित्य उस समय बच गया था, और तभी से रोहन को अपने साथ अपने घर पर लाया था, और ये तीनों एक ही साथ रहते थे। आदित्य की फैमिली के बहुत राज है जो आगे बाद में पता चलेगा आपको। जब तीनों घर के अंदर आते हैं, तो घर की दशा देख रोहन की तो चीख निकल जाती है।